गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरी आंखों के तारो। आशा करता हूँ सब घर में होंगे। स्टे एट होम, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे सेफ। कल मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हमारे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उन्होंने दूध का पाउडर बना दिया, घोलो पी लो। उन्होंने सूप का पाउडर बना दिया, घोलो पी लो। उन्होंने जूस का पाउडर बना दिया, घोलो और पी लो। लेकिन उन्होंने दारू का पाउडर क्यों नहीं बनाया? अगर उन्होंने दारू का पाउडर बना दिया होता तो डेफिनेटली घोलो पी लो, घोलो पी लो, हमारी अर्थव्यवस्था भी बची रहती और कमबख्त ये कोरोना तो नहीं होता। चलिए बच्चों, फिर करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लास्ट क्लास में आपको करा रहा था मैं न्यूमेरिकल्स। हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके थे 1.9 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.10, जो इस प्रकार है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम किससे दिखाया करते थे? 1.10 डायपोल मोमेंट को दिखाते थे आप P से, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 4 नैनो कूलम मीटर। 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field। ध्यान से देखिए, ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से सपोज कीजिए डायपोल मोमेंट रखा हुआ है। आपको बोला गया है जो डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 नैनो कूलम, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपको फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। आप याद करो, आपको टॉर्क की वैल्यू आपको मैंने बताई थी। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टॉ से, और इसकी वैल्यू है पी ई साइन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है थिंक। तो टॉ की वैल्यू होगी पी, आपको डायरेक्टली पता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और साइन थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। जानते हो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? जानते हो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। कुछ पढ़ लिया 4 पंजे 20, 9 में से 4 गया -5। साइन 30 की वैल्यू आई 1/2। 2 से हम जब इसको काटेंगे ये 10 बार में जाएगा, 10 की पावर -5 बचा, और आंसर आ गया 10 की पावर -4। बात करते हैं टॉ की। टॉ हुआ करता था आपके पास आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक पॉलिथीन का पीस है जिसको हमने वुल से रब किया, ऊन से रब किया, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे? यस ऑब्वियस, वो इलेक्ट्रॉन आए होंगे ऊन पे से, वुल से। तो Q की वैल्यू आपको दे दी गई है -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। किस से किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? तो Q की वैल्यू होती है n इंटू ई, -3 इंटू 10 टू द पावर -7, और n की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 10 टू द पावर -7। ई की वैल्यू हम नीचे ले आएंगे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। माइनस से माइनस चला गया, आगे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। यहां पर यह भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं। तो पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब वो ट्रांसफर हुए वुल टू पॉलिथीन। आगे पूछा गया इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। क्या मास भी ट्रांसफर होगा? ऑब्वियसली यस बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मास होता है। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा?
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से निकल के आएगा इनटू में मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन हुआ करता था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो यहां से आप फाइनली निकाल सकते हैं कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। दो आपके पास कॉपर के स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दो आपके पास कॉपर के स्फीयर्स हैं ए एंड बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इनके बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is, अगर हर एक पर चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, अगर दोनों के ऊपर चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू आई 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। कहने का मतलब है दोनों को ही हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो बहुत सिंपल है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जी हाँ, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। पहला चार्ज आपने लिया 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दूसरा चार्ज लिया 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो 50 को हम 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में, और इसका लगा देंगे हम होल स्क्वायर। आगे होप करता हूं आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक ट्रिक आपको बताता हूं, अगर कभी किसी ऐसी चीज का आपको स्क्वायर करना है जिसमें एंड की यूनिट क्या है 5, तो आप इसका बड़े इजीली स्क्वायर कर सकते हो। सपोज करो आपको स्क्वायर करना है 25 का, वैसे तो याद होता है 25 का स्क्वायर 625, फिर भी आपको बता दूं मैं, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 2 को इसके अगले वाले नंबर 2 के बाद आता है 3, 2 तिया 6। सपोज करो आपको 95 का स्क्वायर, सीरियसली मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, 5 का स्क्वायर कर दिया 25 और 9 के बाद आता है 10, 9 धाम 90। उसी तरीके से अगर आप 6.5 का स्क्वायर करना चाहते हो, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता है 7, 6 सत्ते 42, डेसिमल 1 के बाद है तो जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल 2 के बाद हो जाएगा। तो ये आपके पास 42.25। एक छोटी सी ट्रिक बताइए जो 5 वाले पार्ट में ही केवल काम करती है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फोर्स निकालेंगे, जो यूनिट आएगी फोर्स की वो कितनी होती है, न्यूटन्स। आगे आपसे पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल। अगर हर दोनों जो स्फीयर हैं उनको दोनों को चार्ज को डबल कर दिया जाए, द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। अगर डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ कर दिया जाए और अगर चार्ज डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। देखते हैं, सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास जो आंसर आया वो सपोज कीजिए x न्यूटन आया, फलाना ढिमका XYZ जो भी आया, यहां पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आया वो हमने इसको एज्यूम कर लिया x। अब सपोज कीजिए जो हमारे पास चार्ज है वो हमने कर दिया डबल, Q1 Q2 जो हमारे पास चार्ज था वो हो गया पहले से डबल, और डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया हाफ, इसको कर दिया गया है हाफ। तो देखिए नई फोर्स जो आपके पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, कि न्यू वाले चार्ज को आपने सपोज कर लीजिए, मान लिया Q3 इंटू में Q4, और नए वाला डिस्टेंस जो है वो आपने मान लिया कैपिटल R का स्क्वायर। लेकिन ये Q3 जो है पहले वाले चार्ज का डबल है, इसको हम लिख दिया 2 टाइम्स पुराने वाला चार्ज। Q4 का मतलब हो गया 2 टाइम्स पुराने वाला चार्ज, और नए वाला डिस्टेंस जो है ये पहले वाले का हाफ है। पहले वाला हमने माना था छोटा r, तो ये हो गया r/2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब होगा तो 4 बन जाएगा, 4 कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 2 2 जब 4 पहले से ही है, नीचे वाले 2 का स्क्वायर जब 4 होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में बचा क्या, r स्क्वायर। क्या ये चीज आप पहले से सॉल्व नहीं कर चुके हो, कि Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये आप पहले से सॉल्व कर चुके हो। इसकी वैल्यू क्या आई थी, फलाना क्या आई थी, ढिमका क्या आई थी, गामा क्या आई थी, x। अरे कुछ भी निकालोगे तुम निकालोगे, जो आएगी वो निकाल लेना।
इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको आप केवल किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जी हाँ, 16 से। 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास न्यू आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? डिस्टेंस हाफ कर दिया, हाफ का मतलब हो गया इसका होल स्क्वायर करेंगे, 4 चला गया ऊपर, दोनों चार्ज डबल कर दिए थे, 2 दूनी 4 और ये वाला 4 मिलकर हो गया 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों कुछ इस प्रकार है। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 12वें नंबर का जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12 जो था, हैव आइडेंटिकल साइजेस अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड। भैया हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती, धीरे धीरे पढ़ लो, समझते हैं बात। ये हमारे पास दोनों स्फीयर्स जो थे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, दोनों पर चार्ज था सेम। एक तीसरा स्फीयर लेकर आया, ये भी आइडेंटिकल है, ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड होने का मतलब क्या हो गया? इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको हमने इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आए। कांटेक्ट में लेकर आए तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ इस पर चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन या कंडक्शन। जी हाँ, कंडक्शन, कांटेक्ट में लेके आए तो इसका मतलब हुआ इस पर चार्ज कितना रह गया? Q/2, और इस पर भी चार्ज कितना हो गया? Q/2। अब हम इसको कांटेक्ट में लेके आए, इससे हटा लिया, इससे कांटेक्ट में लेके आए, सॉरी, जब इससे कांटेक्ट में लेके आए C को, इस पर चार्ज है Q/2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q प्लस Q/2, दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q प्लस Q/2 का आधा, ये हो गया 2Q प्लस Q/2 के नीचे 2, तो भैया ये बन गया 3Q/4। तो इस पर चार्ज अब कितना रह गया? ये रह गया 3Q/4, और इस पर भी चार्ज कितना रह गया? 3Q/4। अब हमारे पास C को हमने उठा के फेंक दिया, तो हमारे पास अब चार्ज बचा A, और हमारे पास ये बॉडी बची B। इस पर चार्ज कितना बचा था? Q/2, और इस पर चार्ज कितना बचा रह गया? जी हाँ, 3Q/4। आपसे पूछा गया है कि देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम देम। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो डिस्टेंस हम इसका सेम लेके चलेंगे r। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया? K। चार्ज हमारे पास आया Q/2, दूसरा आया 3Q/4, और नीचे डिस्टेंस r²। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1/8, सॉरी, ये 3/8 सेपरेट हो गया, आपके पास बचा KQ इंटू Q अपॉन में r²। और याद करो इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में, फलाना जी नहीं, लास्ट क्वेश्चन में आपने निकाली थी इसकी वैल्यू x। तो जो भी आपके पास x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी उसको आप 3/8 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास नए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन बच्चों ड्रॉप कर देना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसका आंसर हम कभी डिस्कस कर लेंगे छोटी मोटी क्लास के अंदर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में कभी आया भी नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन साथ में आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए यहां पर आपको दे दिया गया है यूनिट वेक्टर, और उसका नाम क्या है? आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हो गया ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग एक्स एक्सिस। What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Suppose कीजिए ये आपके पास XYZ एक्सिस है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। ये एग्जैक्टली जो Z होती है ये ऐसे होती है, इस तरीके से। अब सपोज करो अगर मैं ये अपनी बेटी की कॉपी उठा लेता हूं और ये कॉपी मैंने ऐसे रखी, ये कॉपी मैंने ऐसे रखी अगर, और ये कॉपी YZ प्लेन में आ रही है, ये प्लेन हो गया Z, ये प्लेन हो गया Y। मैं इस पर कुछ लिखूंगा नहीं, बेटी बहुत गुस्सा होगी मेरी।
तो ये z प्लेन हो गया, ये y प्लेन हो गया और ये yz प्लेन में कॉपी आ रही है। अब yz प्लेन में जब कॉपी आई तो डेफिनेटली ये कॉपी ऐसे हो गई और यूनिट वेक्टर जो होगा इसका या जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया वेक्टर। क्या आ गया, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे है। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इस डायरेक्शन में है, ऐसी कंडीशन में लाइंस जो है वो मैक्सिमम काटेंगी। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम काटेगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो इसका मतलब एक स्क्वायर अगर ऐसे रख दिया गया और उस स्क्वायर की साइड आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है फ्लक्स। ठीक है जी, फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, E डॉट ds। इस तरीके से अगर हम बात करें इसको, E डॉट ds cos थीटा। और आप याद करो अभी मैंने कॉपी ऐसे रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उस डायरेक्शन में, तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 और एरिया का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर। इस a का स्क्वायर, ये है 10 सेंटीमीटर। इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूं। तो 0.1 इंटू 0.1 ये आपके पास बन गया 3000 इंटू में 0.1 इंटू 0.1। 2 डेसिमल है, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 0 30। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है न्यूटन पर कूलम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे चलते हैं इसके ही बी पॉइंट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इसी स्क्वायर से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से निकालना है। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब देखिए ये दोबारा मैंने कॉपी उठाई अपनी बेटी की और इस बार जो है वाईजेड प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डला हुआ है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 का। तो ये वाईजेड प्लेन में नहीं है फील्ड, ये आपका स्क्वायर ये इस तरीके से रखा हुआ है कि जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है ये एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहने का मतलब है ये इस बार ऐसा हो गया, ऐसा। ये जब ऐसा हो जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर भी ऊपर उठ जाएगा। परपेंडिकुलर जब ऊपर उठ गया तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, जी हाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा नहीं है, जब लाइंस यहां से काट रही हैं तो मैक्सिमम काटेंगी, लेकिन अगर ये तिरछा हो जाएगा तो ये मैक्सिमम ना काट के लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस बार एंगल कितना बोल दिया गया है, 60 डिग्री, थीटा 60। आप ये वाला कंसेप्ट बार बार यूज करेंगे। E की वैल्यू यही रहेगी, ds आपके पास यही रहेगा, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 हुआ करती थी, लेकिन cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। और 1/2 का मतलब है 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार हमारे पास आंसर कितना आएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थीटा की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, 60 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। फिर से हमें 15वें क्वेश्चन में वो घुसेड़ रहा है, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इस बार हमसे पूछ रहा है बच्चों कि अगर ये क्यूब मैंने बना दिया, अगर ये क्यूब मैंने बना दिया, अगर ये क्यूब मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मैंने क्यूब एक बना दिया, और अगर ये वाली है y एक्सिस, ये वाली है x एक्सिस, ये वाली है z एक्सिस। तो ध्यान से देखिए ऊपर वाली जो छत है, ये जो ऊपर वाली छत है ये आ रही है आपकी xz प्लेन में, ये है xz प्लेन में, ये है xz प्लेन में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है yz प्लेन में, yz प्लेन में, और आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा है xy प्लेन में, xy। अब ध्यान से देखिए अगर ये क्यूबॉइड है, इसका ये वाला हिस्सा जो है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और पीछे का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो आपका हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड थोरोली ऐसे जा रही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड थोरोली ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसके लिए थीटा बनेगा 0 डिग्री, लेकिन इसके लिए थीटा बनेगा 180 डिग्री। ऊपर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना बना 90। और आप याद करो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम फ्लक्स को 0 मान लेते हैं। नीचे वाले केस में भी क्या हुआ, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना बना 90 डिग्री का। आगे वाले की बात करें, आगे वाले की, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, अगेन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। उसी तरीके से अगर हम पीछे वाले की बात करें, पीछे वाले की, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एंगल फिर से 90 डिग्री का। तो आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, इनका कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 180 डिग्री, तो इसके लिए जो फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा E ds cos 0। कहने का मतलब हो गया E ds। इसके लिए निकल के आएगा E ds cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया E dot ds। तो नेट कितना हो गया, ये पॉजिटिव E ds, ये नेगेटिव E ds, तो इसका मतलब हो गया नेट फ्लक्स कितना है आपके पास 0। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितना फ्लक्स इस वाले सरफेस से एंट्री करेगा, उसी टाइम, उसी पल इतना ही फ्लक्स इस वाली सरफेस से निकल जाएगा। तो नेट एंटरिंग फ्लक्स बराबर नेट एग्जिटिंग फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड का मतलब हो गया बॉडी में कौन सा चार्ज है, जी हाँ पॉजिटिव चार्ज, through the surface of the box is this। चल करते हैं स्टार्ट। Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of the box, आपको फ्लक्स दे रखा है 8 into 10 to the power 3। क्वेश्चन नंबर है ये 17, आपको फ्लक्स की वैल्यू दे दी 8 into 10 to the power 3, 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नेट चार्ज कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद हो, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, गॉसेस लॉ से निकाला था, 8 into 10 to the power 3, तो आपको चार्ज निकालना है 8 into 10 to the power 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 into 10 to the power -12। आप जब सॉल्व करेंगे तो कूलम में आंसर आएगा और यहां से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। If the net outward flux through the surface of the box were 0, अगर वो कह रहा है नेट फ्लक्स 0 होता, could you conclude that, क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं there were no charge inside the box, why और why not। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस कोई भी डिब्बे में चार्ज नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि डिब्बे के अंदर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज हो, माइनस का 5 कूलम हो और प्लस का 5 कूलम हो। नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं। बॉडी में चार्ज हो सकता है, 2 टाइप के चार्ज हो सकते हैं, दोनों की अलग पोलैरिटी हो सकती है, नेट चार्ज उसका 0 होगा, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि बॉडी में चार्ज ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है जो है आपके पास प्लस का 10 माइक्रोकूलम, इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं अपनी इस बेटी की कॉपी की जो बड़ी पॉपुलर हो चुकी है, अगर सपोज करो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, हालांकि रेक्टेंगल है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, कहां पे भैया 5 सेंटीमीटर ऊपर अगर मैंने रख दिया एक चार्ज, कौन सा रख दिया चार्ज 10 माइक्रोकूलम का, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से डिस्टेंस ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। आपको याद करो मैंने बताया था, सबसे पहले आप इस चार्ज को किसमें बंद करोगे, लिफाफे में। सपोज करो ये एक स्क्वायर हो गया, इसके ठीक ऊपर मैं यहां पर दिखाऊंगा, इसके ठीक ऊपर, क्योंकि 3D फिगर है, यहां पर ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या रखा हुआ है, चार्ज। आपको इसको बंद करना है लिफाफे में, तो कैसे बंद करेंगे लिफाफे में, हम इसको चारों तरफ से जब लिफाफे में बंद करेंगे तो ये बन जाएगा एक
जी हाँ क्यूब। ये देखिए ये नीचे वाला स्क्वायर हो गया, इसके ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, तो क्या मतलब हुआ इसका, क्यूब के बिल्कुल 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 क्यूब के बिल्कुल बीच में सेंटर में रखा हुआ है चार्ज। आपको निकालना है केवल इस वाले सरफेस को कितना फ्लक्स काटेगा। तो आपको बताया था मैंने, फ्लक्स का मतलब होता है कितनी लाइंस काटती हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मेरे इस हॉल के अंदर सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया और पूरे हॉल को कितनी लाइंस काट रही है, 600 लाइन काट रही है। आपको याद होगा क्यूब के कितने फेस होते हैं, जी हाँ क्यूब के 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब हो गया ऊपर वाले फेस को काट रही है 100 लाइन, नीचे वाले को 100 लाइन, इधर 100 लाइन, इधर 100 लाइन, इधर 100 लाइन, इधर 100 लाइन। तो एक स्क्वायर को, एक सरफेस को कितनी लाइन उन्होंने काटा, जी हाँ 100 लाइन उन्होंने। टोटल को हम किससे डिवाइड कर देंगे, सिंपली 6 से। तो यहां पर हमें निकालना है केवल स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास चार्ज दे दिया Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी क्लोज्ड फिगर के लिए आएगा। अगर मैं बात करूं केवल स्क्वायर के लिए तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। Q की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -6, नीचे लगाया 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज इट क्लियर? वेल, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम A point charge of 2 microcoulomb. Question number 19. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubical Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, Q की वैल्यू दे दी 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये कहां पे रखा हुआ है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी वैल्यू है, जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर एज। क्यूबिकल इसकी साइड दे दी 9 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आपको निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आपको फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली बताया है कि क्या, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट आ गया 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कई बार बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये 9 सेंटीमीटर वाली जो एज है इसको घटाकर 4.5, 3, 2 कुछ भी कर दिया जाए, या इसको बढ़ा दिया जाए, इस क्यूब को बढ़ा दिया जाए, तो क्या फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, जी नहीं, बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन एरिया। एरिया पर वो कहीं भी डिपेंड नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ए पॉइंट चार्ज causes an electric field flux, causes an electric flux of -1 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्लक्स आपको दे दिया गया है -1 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर, यह बोला जाए 0.1 मीटर। सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर हम गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दें, स्फीयर को बड़ा कर दें, मोटा ताजा कर दें, घटोत्कच बना दें, या कहा जाए जैसे आपको मैंने बोला था कि क्यूब को बड़ा कर दें, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, उतना ही फ्लक्स पास करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, आपको निकालनी है पॉइंट चार्ज की वैल्यू। आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है और ये पूछा गया फ्लक्स कितना रहेगा। तो पहले पॉइंट में आप बोलेंगे फ्लक्स विल रिमेन सेम। और दूसरे में आपको बोला गया है Q की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू होगी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू ये दे दी है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, Q आप निकाल लेंगे, Q आएगा नेगेटिवली कूलम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले वही लिखते रहो जो आपको मैंने बोला था कि जो आपको दिया है सबसे पहले आप वो नोट डाउन करते रहेंगे, 0.1 मीटर।
हैज एन अननोन चार्ज, इस पर कुछ अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है, 10 20 सेंटीमीटर कहीं बाहर का पॉइंट, तो बाहर जैसे पॉइंट जाएगा तो सारा का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेटेड मान लेंगे? बोलो बोलो बोलो, कहां कंसंट्रेटेड मान लेंगे? जी हां, कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, सारा चार्ज यहां कंसंट्रेटेड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर था आपका 21, तो सारा का सारा चार्ज हमने कंसंट्रेटेड मान लिया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है 1.5 into 10 to the power 3, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, अगर इनवर्ड का मतलब हुआ तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज हुआ। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जब सारा का सारा चार्ज हम सेंटर पे कंसंट्रेट मान रहे हैं तो इसका मतलब इस स्फीयर का हमारे लिए कोई खास काम रहा ही नहीं है। इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद होगा, ये था KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 1.5 into 10 to the power 3, K की वैल्यू आ गई है 9 into 10 to the power 9, Q आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 0.1 का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू आपकी फाइनली आ जाएगी 1.5 into 10 की पावर 3 इंटू में 0.1 into 0.1 अपॉन में 9 into 10 की पावर 9 कूलम। इनवर्स बोलने का मतलब है कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चों। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस हो गई 1.2 मीटर। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते थे, और इसकी वैल्यू दे दी है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 80 into 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा का मतलब क्या हुआ करता था? ये होता था चार्ज अपॉन में एरिया। तो Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा की वैल्यू आ गई 80 into 10 की पावर -4, और क्योंकि ये स्फीयर था तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr² एरिया का। पाई की वैल्यू पता है, आर आपको पता है, यहां से आप इजीली कूलम्स में क्या निकाल सकते हो? जी हां, चार्ज। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर चुके हो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। फाई की यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। An infinite line charge produces a field of this at a distance of this. Calculate the linear charge density. क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। आपको एक लाइन की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या निकालनी है? कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको निकालनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितना दे दिया गया है? आर की वैल्यू दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 2 into 10 की पावर -2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, आर की वैल्यू 2 into 10 की पावर -2 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आ गया। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास कूलम पर मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर। टू चार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर सरफेसेस। द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है, आपको याद हो मैंने बताया था एक क्वेश्चन, आपको डेरिवेशन बताई थी और बोला था कि आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। सपोज करो इस पर पॉजिटिव चार्ज है
और इस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई है और वो है 17 इंटू 10 की पावर -22। सिग्मा आपको दे दिया गया है 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक पर है पॉजिटिव चार्ज और एक पर है नेगेटिव चार्ज। इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। आपको बतानी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बच्चों याद हो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जाएगी लेकिन इसकी वजह से आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, बिकॉज जो आपके पास शीट होती है उसकी वजह से वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसकी वजह से आएगी पॉजिटिव की सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आएगी नेगेटिव की सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास नेट हो जाएगी 0 टू एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से यहां पर जो आएगी इसकी वजह से हो जाएगी माइनस की सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से हो जाएगी प्लस की सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट हो जाएगी 0। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसकी वजह से ये ऐसे डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से ये ऐसे ही डायरेक्शन में होगी, नेट हो जाएगी ऐड। तो यहां पर आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आप जानते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो जिसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये थे आज हमारे न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हमने फिनिश कर दी हैं विदाउट एडिशनल के एक दो क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। थैंक यू। टिल देन गुड बाय।